हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किए इसी पेपर के, जो ये इलेक्शन कमीशन आरओ का पेपर हुआ था। इसके हमने मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 21A की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि बाद में ऐड हुआ था। तो ये जो पर्टिकुलर हमारा आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं आरटीई। तो आरटीई को हम थोड़ा देखें तो 16 to 14 ईयर्स के लिए है। तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की ये बात करता है। और सिंस इसके पीछे ए लगा है, तो मतलब ये बाद में ऐड हुआ था। और कब ऐड हुआ था? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के साथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट one among the remedies mentioned in article 32 of the constitution of India। तो नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 32 है हमारा, आर्टिकल 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। तो इसमें 5 रेमेडीज मेंशन है। 5 रेमेडीज है हमारे पास। हबीस कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है को वारंटो, 5वीं है सर्ट्योरारी। तो इनके नाम हिंदी में भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंडेमस भी है, हबीस कॉर्पस भी है और सर्ट्योरारी भी है, बट प्रोबेशन नहीं है। इसकी जगह हमारे पास है प्रोहिबिशन। तो प्रोबेशन, वैसे भी प्रोबेशन का जो मीनिंग है वो हम जॉब में बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की। परिवीक्षा इसका मतलब होता है, जबकि प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन सा इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है? तो राइट टू वर्क, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फ्री लीगल एड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें इनको ऑप्शंस को, तो म्युनिसिपैलिटीज जो है हमारे पास वो अलग पार्ट में आता है। जो पार्ट 9th A है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि बाद में ऐड किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, तो वहां पे हम इसकी बात करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी है, जो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है। और अदर ऑप्शंस अगर हम देखें तो जो राइट टू वर्क है हमारे पास, राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में मेंशन्ड है, ये डीपीएसपी में आता है। और जो फ्री लीगल एड है ऑप्शन बी में, वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो 43B है आर्टिकल, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये सारे के सारे पार्ट हैं डीपीएसपी के। डीपीएसपी मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। और आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक के जो आर्टिकल हैं ये डीपीएसपी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द प्रोविजन ऑफ दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। तो अभी हमने ये ऊपर पे भी देखा था कि जो राइट टू एजुकेशन था, राइट टू एजुकेशन जो है वो अब 21A आर्टिकल में आता है। हालांकि उससे पहले जब 2002 में राइट टू एजुकेशन बना था, इससे पहले ये आर्टिकल 45 में आता था। पर जो आर्टिकल 45 है वो एक तरीके से हमारे पास डीपीएसपी में आता है, तो ये स्टेट करता है। और जबकि 21A है ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा चाइल्ड का। तो ये डिफरेंस है इन पे। यहाँ पे आर्टिकल 45 जो है वो डिलीट नहीं किया गया था। आर्टिकल 45 एक तरीके से डिस्प्लेस हुआ था, जो 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, उसके द्वारा। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड की गई थी? तो
42nd जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें अमेंड की गई थी एक साथ में, तो इसमें हमने ऐड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में आया था। कई बार यही पूछ लेते हैं कब आया था प्री एग्जामिनेशंस में, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आई थी। आर्टिकल जोड़ा गया था 51A। जब 76 में फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली तो नया आर्टिकल 51A डाला गया। 10 ड्यूटीज उसमें मेंशन है और 11th जो हमारी ड्यूटी है वो बाद में ऐड की गई थी जब राइट टू एजुकेशन आया 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो जो ड्यूटी है पेरेंट्स की वो 6 से लेकर के 14 की एज तक के बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है उनके लिए, तो ये 11th ड्यूटी में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 68th जो नंबर पे था पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ड्यूटीज मेंशन नहीं है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स एंड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम फोर्स्ड लेबर। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सही से देखें तो बच्चों को फोर्स्ड लेबर से जो बचाने की बात की गई है वो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में है, बाकी सारे ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं इसे, कि ये शॉर्ट में लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा लंबा है इनके बारे में लिखा हुआ। तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग और एंथम को, जो आइडियल्स हैं फ्रीडम स्ट्रगल के उनको फॉलो करना, प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एंड डिफेंड आवर कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, हार्मोनी, कॉमन ब्रदरहुड की बात की गई है, हेरिटेज को प्रिजर्व करना और कंपोजिट कल्चर को, और नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। तो अगर ये साइंटिफिक टेम्पर की बात है यहाँ पे की गई, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स। और ये जो 11th ड्यूटी है बाद में ऐड की गई थी, एडेड इन 2002, कि प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14। तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा क्या है, ऑल्दो इतना ज्यादा पूरा वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत होती नहीं है इसे। तो अगर हम ये देखें आर्टिकल 24 जो है फंडामेंटल राइट में, वहां पे हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट हम कर नहीं सकते हैं। तो बाकी जो ये 3 हैं, A, C और B, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और D यहाँ पे फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 69th क्वेश्चन। Dr. Bhimrao Ambedkar was elected member of the Constituent Assembly from which of the following state for the first time? तो जब 1946 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो B.R. अम्बेडकर थे वो बंगाल सीट से आए थे, ईस्ट बंगाल थी उनकी सीट। तो ईस्ट बंगाल जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, पाकिस्तान बना, तो ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चले गया, तो जो सीट जो थी इनकी खत्म हो गई थी। तो उसके बाद ये दूसरी बार 1948 में बॉम्बे से मेंबर बन के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये यूनिक क्वेश्चन है, पहले देखने को मिला नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बलवंत राय मेहता कमेटी वाज रिलेटेड टू। तो बलवंत राय मेहता कमेटी हमने काफी बार पढ़ा है, पंचायती राज से रिलेटेड है। तो ये बनी थी 1957 में। एक्चुअली में ये बनी इसलिए थी कि ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1952 में, इसको और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में जो आई थी उसको एग्जामिन कर सके। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी सबसे पहले वो थी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, कि जो डेमोक्रेसी है उसको सेंट्रलाइज्ड नहीं होना चाहिए। तो फिर बाद में इसी रिकमेंडेशंस पे PRIs भी बनते हैं, जिनको कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये थे NK सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन अब पुराना हो गया है, अब नया कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन आ चुका है, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। और इसी चैनल पे मैंने एक और वीडियो बनाई है 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो उसमें डिटेल में है कि 16th फाइनेंस कमीशन ने क्या क्या
चीजें बताई हैं। तो 16 फाइनेंस कमीशन जो नया बना है उसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगरिया, और इसने जो 2026 से 2031 का जो पीरियड है उसके लिए अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following articles of Constitution of India provides for financial division and distribution between the Union and states? तो कौन सा आर्टिकल है ऐसा जो कि फाइनेंशियल डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है यूनियन और स्टेट के बीच में? तो आर्टिकल अगर हम 280 देखें तो ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है, और इसका काम होता है कि रिकमेंड करे जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए चीजों को यूनियन और स्टेट के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 123 में बताई गई है। तो आर्टिकल 123 में ये है, और आर्टिकल 213 में है गवर्नर की पावर के बारे में। तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस निकाल सकता है ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट की बैठक नहीं हो रही होती है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालते हैं, और जब स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन नहीं चल रहा होता है तब गवर्नर ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ऑल्दो ये ऑर्डिनेंस तब अगर हमारी रीअसेंबली जब होती है, जब पार्लियामेंट दोबारा सेशन में बैठेगी, तो 6 वीक्स के अंदर अंदर उन्हें ये ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ता है एज अ लॉ, अदरवाइज ये लैप्स हो जाते हैं। 67th जो क्वेश्चन है 76, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश्ड? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधे 1980 में बनी थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है काफी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट की, द इलेक्शंस टू 5th लोकसभा वर हेल्ड इन। तो 5th लोकसभा के जो इलेक्शंस थे वो कब हुए थे? थोड़ी यूनिक है लोकसभा, क्योंकि 5 साल की जगह 7 साल ये लोकसभा चली थी, और थोड़ा डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है क्योंकि 71 तो हम निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, अगर 1951-52 से हम देखें इलेक्शन होते हुए, तो 5th लोकसभा 1971 में ही आएगी। लेकिन 71 में यहाँ 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि 5th लोकसभा के जो इलेक्शंस थे ये मार्च 1971 में हुए थे। तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वही लोकसभा है जिसके टाइम पे इमरजेंसी भी लगी थी और इस वजह से एक्सटेंड हो गई थी। तो ये 1971 से लेकर के 1977 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज कंसर्न विद पंचायती राज? तो देखते हैं इनको। इसमें ऑप्शन जो है वो है पूंजी कमीशन, इसके बारे में हमने पढ़ा है सेंटर स्टेट रिलेशन में। अगर हम कोई भी पॉलिटी की बुक उठाएं, सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ें, तो उसमें काफी लंबी रिपोर्ट है पूंजी कमीशन की, जो कि 2007 में बना, 2010 में इसने रिपोर्ट दे दी थी। दूसरा ऑप्शन है मलीमत कमेटी। तो मलीमत था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में, कैसे इसको रिफॉर्म किया जाए। एन वोहरा कमेटी, एन वोहरा कमेटी थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि कैसे जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए। और सिंघवी कमेटी ये थी पंचायती राज से रिलेटेड, जो कि 1986 में बनी थी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है सिंघवी कमेटी बी। तो बाकी सारी हमने डिस्कस कर ली हैं किस किस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस? तो ये एक्चुअली पेपर ये नया 2025 का है, लेकिन अभी आजकल न्यूज में काफी है क्योंकि जो हमारे सीईसी हैं अभी उन पे रिमूवल मोशन चल रहा है। तो कैसे रिमूव किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? देखो, लगभग पूरा प्रोसेस जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जैसा ही है। सबसे पहले जो ग्राउंड्स हैं वो क्या है? तो ग्राउंड बिल्कुल क्लैरिफाइड होने चाहिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के बेसिस पे हटा सकते हैं। रिमूवल मोशन जब आएगा तो अगर लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, दोनों में से किसी एक हाउस में आएगा। अगर लोकसभा में आता है तो मोशन को 100 मेंबर कम से कम साइन होने चाहिए, और जो राज्यसभा में आ रहा है तो कम से कम इट मस्ट बी साइंड बाय 50 मेंबर्स। तो दोनों में से एक जगह इंट्रोड्यूस होगा। तो अगर वो मोशन जो रिमूवल मोशन है एडमिट हो जाता है तो ये एडमिट होगा
बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा है तो स्पीकर एडमिट करेंगे, राज्यसभा है तो डेप्यूटी चेयरमैन एडमिट करेंगे, तो अगर एडमिट हो जाता है मोशन तो 3 मेंबर कमेटी बनती है। इस कमेटी में मेंबर्स हैं वो भी ध्यान रखने हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, एक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए और एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चार्जेस को, और अगर चार्जेस वैलिड पाए जाते हैं तो उसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। अगर यहाँ पे चार्जेस इनवैलिड पाए गए तो मोशन यहीं ड्रॉप हो जाएगा इसी लेवल पे। तो पार्लियामेंट में जो वोटिंग होती है स्पेशल मेजोरिटी से वोटिंग होगी। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 ऑफ द जो स्ट्रेंथ है हाउस की मस्ट बी प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद वोटिंग में जो पास हो जाएगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशियल ऑर्डर निकालेंगे रिमूवल ऑफ सीई से। तो अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें तो बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, नहीं, एग्जीक्यूटिव नहीं है, ऑफिशियल ऑर्डर है और पूरा इतनी प्रोसेस होने के बाद ये ऑर्डर आता है। बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी नहीं निकाल सकते हैं। बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तो ये भी गलत है क्योंकि लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी रिमूवल मोशन का जो रिजोल्यूशन है वो आ सकता है। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी। 80th क्वेश्चन था पेपर में, इन व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर कंटेस्टिंग फॉर द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। तो लोकसभा में कंटेस्ट करने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, तो ये है हमारे पास 25 ईयर्स। अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन तो 21 ईयर्स एज है। अगर राज्यसभा का कोई मेंबर बनता है तो उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, और वोट देने के लिए हमारी मिनिमम एज है 18 ईयर्स। तो ये भी पता होना चाहिए साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इज नॉट अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन, समर सेशन। तो ये तो न्यूज में सुना ही होगा, समर सेशन हमने कहीं भी नहीं सुना है, तो समर सेशन कोई सेशन नहीं है पार्लियामेंट का। उसके बाद है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112। अगर यहाँ पे 110, 11 ऑप्शन होते तो कंफ्यूज होते, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 12, आर्टिकल 212, आर्टिकल 312 काफी दूर दूर है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द शिफ्ट इन प्लानिंग अप्रोच विद द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। तो जब नीति आयोग बना तो क्या शिफ्ट हुआ था प्लानिंग के अप्रोच में, तो नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन के बदले बना था, उसे हटा करके हम प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग बनाया गया था। तो इसने जो काम किया है यहाँ पे वो था फ्रॉम सेंट्रलाइज प्लानिंग टू इंडिकेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो मैंडेट है नीति आयोग का उनमें से एक मैंडेट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सपोर्ट करना तरीके से। फ्रॉम मल्टी लेवल गवर्नेंस टू यूनिटरी गवर्नेंस, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यूनिटरी तो है ही नहीं गवर्नेंस अभी। फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू कमांड इकोनॉमी, ऐसा भी नहीं है। फ्रॉम पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन टू प्रोटेक्शनिज्म, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ के हम क्लियरली बता सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इन इंडिया, तो SK डे है इनका नाम, सुरेंद्र कुमार डे। ये 1952 में जब ये आया था तो ये मिनिस्टर थे उस टाइम पे, 1952 में जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था इंडिया में, इसलिए इनको फादर ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आर्टिकल 19 फर्स्ट का जो ए है वहां पे ये है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर हम डिटेल में देखें आर्टिकल 19 को, तो आर्टिकल 19 में सबसे पहला जो इसका क्लॉज है उस क्लॉज में हमारे पास राइट दिए गए हैं जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली जो है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मूव फ्रीली, मूवमेंट, और रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, ट्रेड। तो ये तो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के अंदर। अब रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शन है सब क्लॉज 2 में, वो सब क्लॉज जो ए था उसके लिए दिए गए हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास कि जो हमारा
सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी एंड मॉरलिटी, रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ये लिखे गए हैं यहाँ पे जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर हम ऑप्शंस देखें क्वेश्चन में तो हमारे पास मॉरलिटी और डिसेंसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, डिफेमेशन है, पब्लिक ऑर्डर भी है, बट डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल कहीं नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अप्रोच ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जब हुआ था उसकी अप्रोच जो थी पार्टिसिपेटरी थी, बॉटम अप अप्रोच थी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोर मैंडेट ऑफ नीति आयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। तो नॉट द कोर मैंडेट ऑफ नीति आयोग। तो अगर हम इसे पढ़ें तो allocation of financial resources to state, policy coordination among ministries, promotion of innovation best practices, फैसिलिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ऑप्शन जो लास्ट के तीन है कोऑर्डिनेशन, इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये है, जबकि अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट ये फाइनेंस कमीशन बताता है और वो भी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है गवर्नमेंट को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेट इलेक्शन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका डायरेक्ट आंसर है 243 के। हमारे पास जो आर्टिकल है 243 से लेकर के 243 ओ तक जो हमारे पास PRI बताते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इनमें से रैंडमली कोई भी पूछ देता है कभी आयोग। तो जैसे 243D पूछ दिया या 243A किससे रिलेटेड है, I किससे रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट है। के जो है हमारा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का एस्पेक्ट यहाँ पे कौन सा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी होना चाहिए, अच्छी चीजें हैं, बट रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही हम जिसे बोलते हैं, ये होगा तो गुड गवर्नेंस कैसे हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही आंसर है, रेड टेपिज्म इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये इतने क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन थे 25 आउट ऑफ 200। तो 200 क्वेश्चन का पेपर था, 25 इसमें से पॉलिटी और गवर्नेंस से पूछे गए थे। गवर्नेंस से तो एक ही क्वेश्चन है लास्ट में, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन पॉलिटी से थे। और आगे और देखेंगे हम PYQs। तब के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।